आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। 11 जुलाई के इनसाइड की डेली करंट अफेयर्स सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ज़रूर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ डू वी नीड अ फिस्कल काउंसिल। सेकेंड इज़ लेबर मिनिस्ट्री नोटिफाइज ड्राफ्ट ऑन मिनिमम वेजेस। थर्ड इज़ राजस्थान एजुकेशन गाइडलाइंस इर्क NCPCR। फोर्थ इज़ चाइना US इन ए न्यू स्पैट ओवर यूगर क्रैकडाउन। डू वी नीड अ फिस्कल काउंसिल अंडर GS पेपर 2। फिस्कल काउंसिल पहली बात तो होता क्या है? फिस्कल काउंसिल एक इंडिपेंडेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जिसका एक मेन एम है कि वो पब्लिक फाइनेंसेस को सस्टेन करेगा, ठीक है, और जो भी कमिटमेंट्स होती हैं उनको स्ट्रेंथन करेगा। इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे। इसमें पब्लिक असेसमेंट भी होगा फिस्कल प्लान्स का, उसके परफॉर्मेंस का, और जो भी माइक्रो इकोनॉमिक और बजटरी फोरकास्ट होते हैं उन सबका इवैल्यूएशन होगा और उनका सबके लिए प्रोविजन सेटअप किए जाएंगे। फिस्कल काउंसिल और आज की डेट में 50+ कंट्रीज़ के आसपास हैं, उनका पार्ट बन चुका है और उसमें बहुत सारी इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं। कंपोजिशन क्या होगा और ये फंक्शन कैसे करेगा? रिकमेंडेशन दिया था 14th कमीशन ने, फाइनेंस कमीशन ने, लेकिन एक्चुअल में 13th फाइनेंस कमीशन ने भी इसका रिकमेंडेशन दिया था। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल होना चाहिए जो कि FRBM एक्ट को अमेंड करके किया जाएगा। FRBM एक्ट 2003 में आया था। एक नया सेक्शन इसमें मैंडेट करेंगे जिसमें एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल को सेटअप करने की बात की जाएगी, ठीक है, जो असेस करेगा हमारे के सारे बजट प्रपोजल्स और ये इंश्योर करेगा कि फिस्कल पॉलिसी और रूल्स के अंदर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन है। दिस काउंसिल इज सपोज टू बी अपॉइंटेड बाय रिपोर्ट टू पार्लियामेंट। एक्चुअल में ये रिपोर्ट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, और इसका खुद का एक बजट होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं फंक्शंस क्या होंगे उसके, तो एक्स एंड इवैल्यूएशन होगा फिस्कल इम्प्लीकेशंस का जो भी बजट प्रपोजल्स के अंदर होंगे, ठीक है, और उसके बाद जो रियल फोरकास्ट होते हैं और उनकी कंसिस्टेंसी क्या होती है फिस्कल रूल्स को लेकर, क्या कॉस्ट होती है सारे के सारे वेरियस प्रपोजल्स को बजट के अंदर लेकर। एक्सपोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो भी बजट रह जाता है लेफ्ट द कैग, उसकी इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग वगैरह का काम करेंगे। इंडिया को फिस्कल काउंसिल की ज़रूरत क्यों है? बहुत सारे सेस और सरचार्ज होते हैं, वो बहुत डिसप्रोपोर्शनेट होते जा रहे हैं, ठीक है, उनका डिविजिबल रेवेन्यू के लिए। सेस और सरचार्ज क्या होते हैं? सेस का अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, देखो सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, तो यानी कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, सपोज आपने 100 रुपीज़ की कोई एक टॉय खरीद लिया, जस्ट इन केस आपने कोई टॉय खरीदा, उसके ऊपर 10% अगर टैक्स लगा हुआ था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो इस टैक्स के ऊपर एक शॉर्ट पीरियड के लिए एक और टैक्स लगा दिया जाता है, छोटा टैक्स, उसको बोलते हैं सेस, यानी मान लो तो 2% लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी 110 था, इसके ऊपर 2% और लग जाएगा तो वो 112 नहीं बनेगा, वो 11 का 2 बन के बनेगा, यानी कि 111 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा ऐसे, ठीक है। अब ये जो 2% सेस लगाया जाता है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए लगाया जाता है पहली बात तो, ठीक है, ये फिक्स टर्म के लिए नहीं लगाया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए लगाया जाता है किसी प्रोजेक्ट वगैरह के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए। द मोमेंट इसका टारगेट अचीव हो जाता है सेस को हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो 2008 के अंदर जो केरला फ्लड्स आए थे वहाँ पर कैलेमिटी सेस लगा दिया गया था, ठीक है। तो और अगर हम बात करते हैं सरचार्ज की, तो सरचार्ज होता है जैसे कि आप लोग किसी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सपोज आपने शूज़ खरीदे और आप उसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हो, अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड यूज़ कर रहे हो, वीज़ा मास्टर कार्ड का, तो उन कार्ड की जो ट्रांजैक्शन वगैरह होती है, जो सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, उसके लिए भी कोई चार्ज देना पड़ता है। तो वो चार्ज जो कंपनी वगैरह जो होती है, जो सेलर होता है वो आपके प्रोडक्ट के अंदर ही उसको ऐड कर देता है, ठीक है। मान लो 10% उसको सर्विस का टैक्स देना पड़ेगा। मान लो आपको 500 रुपये के जूते खरीदे थे, ठीक है, और उसके ऊपर 10% उसका ऑलरेडी वो टैक्स जो बनता है, नॉर्मल टैक्स वो था, लेकिन उसके ऊपर एक सरचार्ज भी था कि क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, डिजिटल ट्रांजेक्शन का दे रहे हो, वो सब सरचार्ज में होता है, वो भी था 5%। तो 550 के ऊपर 5% और लग जाएगा और वो उसके अंदर ऐड हो जाता है। ये होते हैं सरचार्जेस। तो एक नीड थी कोऑर्डिनेट करने के लिए फाइनेंस कमीशन को और जीएसटी काउंसिल को। जीएसटी काउंसिल को कोई क्लू नहीं होता है कि फाइनेंस कमीशन क्या कर रहा है, फाइनेंस कमीशन को हार्डली कोई क्लू होता है कि जीएसटी काउंसिल क्या कर रहा है। तो फिस्कल काउंसिल का मोटिव ये होगा कि दोनों के दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ होती हैं, आर्टिकल 293 का क्लॉज 3 होता है, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेक होता है बोरोइंग्स के लिए, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनको अगर कुछ बोरो करना पड़ता है तो स्टेट उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ये होता है आर्टिकल 293 का क्लॉज 3, लेकिन इसके लिए सेंटर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो इसलिए एक ज़रूरत है, एक ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए जैसे फिस्कल काउंसिल वगैरह, जो इस तरह के फिस्कल रूल्स के ऊपर एक चेक रखे, ठीक है, सेंटर की फिस्कल कंसोलिडेशन करता रहे। अब कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान ये चीज़ नहीं रेलेवेंट क्यों दिखाई दे रही है, पहले क्यों नहीं नज़र में आया था? गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि भी बहुत सारा पैसा उसको बोरो भी करना है और बहुत सारा उसको खर्च भी करना है, ठीक है, ताकि हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको इंजीनियर किया जा सके अच्छे से। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास कर्जा बहुत सारा बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे जेपरडाइज हो जाएंगे। जेपरडाइज का मतलब होता है खतरे में पड़ जाएंगे। तो एक
रेटिंग एजेंसीज़ ने एनीवे इस चीज़ को बहुत ही प्रोमिनेंटली फ्लैग किया है कि अगर इंडिया इस तरीके से बोरो करेगा तो इंडिया के साथ बहुत जो मीडियम टर्म ग्रोथ एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे हिल सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है वहाँ पर। एक्सपर्ट कमिटीज़ ने भी कुछ रिकमेंडेशन दिया था फिस्कल काउंसिल को लेकर। इंडिया के अंदर 2 एक्सपर्ट कमिटीज़ ने इस बात को एडवोकेट किया था। 2017 के अंदर एनके सिंह कमेटी थी जिन्होंने रिव्यू किया था फिस्कल रूल्स के बारे में, और उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल सेटअप किया जाना चाहिए। उसी तरीके से 2018 के अंदर डीके श्रीवास्तव कमेटी थी फिस्कल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर लेकर, और ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा सेटअप किया गया था। उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि एक इंडिपेंडेंट काउंसिल होना चाहिए जो कि कोऑर्डिनेट करेगा सारे के सारे गवर्नमेंट के फिस्कल स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग। ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये फॉलो करती हैं 13th और 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस को ही। उन्होंने भी यही बात बोली थी कि ऐसी फिस्कल एजेंसीज होनी चाहिए जो हमारे इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स करे बजट प्रपोजल्स के बारे में। इस देयर फिस्कल काउंसिल इंडिया? ऑब्वियसली बात है नो। 293 मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। फाइनेंस कमीशन का कॉम्पोजिशन फंक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। की रिकमेंडेशन बाय एनके सिंह कर दिया है। सेस क्या होता है एग्जाम्पल दे दिया मैंने, सरचार्ज का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया था। फाइनेंस कमीशन की कॉम्पोजिशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक चेयरमैन होना चाहिए, 4 अदर मेंबर्स होते हैं जिनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और जो चेयरमैन और जो मेंबर्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो प्रोविजंस बनाए इनके क्वालिफिकेशंस के लिए, इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस के लिए, ठीक है, जो पावर्स होती है फाइनेंस कमीशन की। तो पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया था फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 के अंदर, जो डिटरमाइन करेगा सारे के सारे प्रोविजंस, इनकी क्वालिफिकेशन, इसके डिस्क्वालिफिकेशन, क्या कंडीशन ऑफ सर्विस होगी, मिसलिनियस पावर्स क्या होती हैं, ताकि जो भी फाइनेंस कमीशन हो सकते हैं ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अपनी सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो चेयरमैन के पास जो पावर्स होती हैं पब्लिक अफेयर्स की होनी चाहिए, मतलब उनका एक्सपीरियंस, पावर नहीं, एक्सपीरियंस जो उनका पब्लिक अफेयर्स का होना चाहिए। और जो 4 मेंबर्स होते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं कि उनके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो कि इक्वल टू होती है एक जज ऑफ हाई कोर्ट के। स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस की या फिर अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। वास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स का। स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। डिस्क्वालीफाई करने की बात करते हैं, मेंबर या चेयरमैन जब डिस्क्वालीफाइड होते हैं तो उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। इफ़ ही और शी इज़ अनसाउंड माइंड इज़ और अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट होता है, बैंकरप्ट हो जाते हैं, एक कन्विक्टेड होता है किसी ऑफेंस को लेकर, और कोई फाइनेंशियल या फिर अदर इंटरेस्ट विच इज़ लाइकली टू प्रीजुडिशियली हिज फंक्शंस एज ए मेंबर ऑफ द कमीशन। फाइनेंस कमीशन के फंक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो ये बहुत मेजर सा एक फंक्शन होता है कि जो यूनियन और स्टेट के बीच में जो भी टैक्सेस वगैरह का जो भी कलेक्शन होता है फाइनेंस का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, उनका एलोकेशन करना होता है, किस स्टेट को कितना पैसा जाएगा। प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किस स्टेट को कितना एड जाना है वो सब डिसाइड करना होता है। The measures needed to augment the consolidated fund of state to supplement the resources of the municipalities and पंचायत। स्टेट में से म्यूनसिपैलिटीज़ में कहाँ कितना पैसा जाना है उन सब का रिकमेंडेशन जाता है फाइनेंस कमीशन के साथ। एनी अदर मैटर रेफर टू द कमीशन बाय प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कहीं और फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई और रिक्वायरमेंट है फाइनेंस कमीशन की तो वो प्रेसिडेंट उनको रिकमेंड कर सकते हैं और उनको उन लोगों के ऊपर काम करना पड़ता है। President shall cause every recommendation made by Finance Commission under the provisions of the Constitution together with an explanatory memorandum as to action taken thereon to be laid before each house of the पार्लियामेंट। जो भी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन की जाती है उसके ऊपर प्रेसिडेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अपने डिसीजंस ले सकते हैं, उसके लिए एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम भी होता है। दैट्स इट। नाउ वी हैव लेबर मिनिस्ट्री नोटिफाइज ड्राफ्ट ऑन द मिनिमम वेजेस। This is covered under welfare schemes for the vulnerable sections of the population of the center and states, and the performance of these schemes, mechanism, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections। यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉय मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट रूल पब्लिश किया है ताकि कोड ऑन वेजेस एक्ट 2009 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके हाईलाइट देख लेते हैं। जो लेटेस्ट ड्राफ्ट रूल्स थे वो जो पहले एक ड्राफ्ट सबमिट किया था नवंबर 2019 के अंदर, ऑलमोस्ट वो सेम से ही एक मेजर चेंज किया है। मिनिस्ट्री ने ये चेंज किया जो वर्क की रिक्वायरमेंट की होती है, एलिजिबिलिटी होती है मिनिमम वेजेस के लिए, उसको 9 आवर्स से रिड्यूस करके उसको 8 आवर्स कर दिया गया है। लेटेस्ट ड्राफ्ट में क्लैरिफाई किया गया कि जो 9 आवर्स मेंशन थे उसके अंदर 1 आवर का रेस्ट भी था, लेकिन अब उसको मेंशन कर दिया गया कि वो सेपरेटली होगा 8 वर्किंग आवर्स के। क्राइटेरिया क्या होगा कि आप मिनिमम वेजेस किसी को दे सकते हो उसके लिए, तो एक नेट इनटेक लिया जाएगा कि 2700 कैलोरीज पर डे का कंजप्शन यूनिट कितना पड़ता है। 66 मीटर ऑफ क्लॉथ पर ईयर एक स्टैंडर्ड वर्किंग क्लास फैमिली के लिए, जिसमें उसकी वाइफ हो सकती है, स्पाउस हस्बैंड या वाइफ में से, और 2 बच्चे हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द अर्निंग वर्कर। उनके अलावा एक इक्विवेलेंट होता है 3 अडल्ट कंजप्शन यूनिट्स के मुताबिक। हाउसिंग रेंट एक्सपेंडिचर जो कि 10% के आसपास होगा। फूड एंड क्लोथिंग एक्सपेंडिचर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बाकी मिसलिनियस आइटम का खर्चा कितना पड़ सकता है एक मजदूर के लिए, और एक्सपेंडिचर कितना होगा जो कि 20% के आसपास आएगा मिनिमम वेज का। एक्सपेंडिचर फॉर चिल्ड्रन की एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट, रिक्रिएशन, एक्सपेंडिचर ऑन कंटिजेंसीज जो 25% होगा मिनिमम वेज का। ये सारे के सारे क्राइटेरिया डिटरमाइन करेंगे कि कितना मिनिमम वेज फॉर्म करना है पर डे का और पर मंथ का।
व्हेन द रेट ऑफ वेजेस फॉर अ डे इज़ फिक्स्ड देन सच अमाउंट शैल बी, जब एक पूरे का पूरे मंथ का जब फिक्स हो जाएगा ना तो उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो एक दिन का फिक्स हो गया तो उसको एक डे से 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करके पता चल जाएगा कि एक घंटे के हिसाब से उसको कितना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। और जो कोड ऑन वेजेस एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस कोड के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो पेमेंट ऑन वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, इन सबको अमलगमेट कर देंगे। अमलगमेट मतलब आपस में मिला के एक लॉ बना देंगे। द वेज कोड यूनिवर्सलाइजेज द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेजेस, और टाइमली पेमेंट होगी सभी वेजेस की सभी एम्प्लॉयज़ को, इर्रेस्पेक्टिव वो किस सेक्टर में काम कर रहे हैं और उनकी वेज की सीलिंग क्या है, लिमिट क्या है। इट इंश्योर द राइट टू सस्टेन्स फॉर एवरी वर्कर, जिसको अपना जो लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन होती है ना मिनिमम वेज की, उसको पहले 40% प्रोटेक्शन मिलता था, अब उसको इंक्रीज़ करके 100% प्रोटेक्शन कर दिया गया है। ये लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन है मिनिमम वेज की। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैट्यूटरी फ्लोर वेज भी सेटअप किया है, जिसमें होगा कंप्यूटेड होगा कि जो मिनिमम लिविंग कंडीशंस है ना, पहले वहाँ से स्टार्ट करेंगे लेकिन उसको एक्सटेंड करेंगे कि क्वालिटेटिव लिविंग कंडीशंस क्या हो सकती है एक कंट्री के अंदर सभी वर्कर्स के लिए। तो एक एक्सटेंशन होगा फ्लोर से लेकर और क्वालिटेटिव लिविंग तक। जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस जोग्राफिकल एरिया के अंदर क्या सेटअप करना है। तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया के हिसाब से अलग सेटअप होगा, नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया के हिसाब से अलग होगा, रूरल एरिया के हिसाब से अलग, क्योंकि वहाँ के जो खर्चे होते हैं उस पर डिपेंड करेगा। वेजेस के अंदर क्या क्या आएगा, उनकी सैलरी आएगी, उनके कुछ अलाउंस आएंगे, ठीक है, या फिर कोई और कंपोनेंट होगा मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, वो सब इंक्लूड करेंगे। इसमें कोई बोनस पेएबल नहीं होगा एम्प्लॉयज़ वगैरह को, या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस या फिर ये सब चीज़ें नहीं होगी। मिनिमम वेजेस जो डिसाइड किए जाएंगे वो डिसाइड करेंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। हायर देन द फ्लोर वेज, फ्लोर वेज का मतलब होता है कि इससे नीचे तो गिरेंगे ही नहीं, और मिनिमम वेज का होता है कि फ्लोर वेज के ऊपर एक लिमिट होती है कि उसके नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि स्टेट टू स्टेट डिफर करता रहता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसलिए यहाँ पर इन्वॉल्व है क्योंकि जो लेबर वाला जो टॉपिक है ना, ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। तो फ्लोर वेज आपको पता होना चाहिए, मिनिमम वेज आपको पता होना चाहिए। अभी स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा तो आपको कैसे याद रखोगे, एक एक स्टेट का याद नहीं रख सकते हो। इतना पता होना चाहिए कि भैया जो फ्लोर वेज के अकॉर्डिंग जो है मिनिमम वेजेस डिसाइड किए जाएंगे, और डिसाइड करने वाली होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जो पेमेंट होगी वेजेस की वो कॉइन्स में हो, करेंसी नोट्स में हो, चेक के थ्रू हो, या फिर डायरेक्ट बैंक के अंदर क्रेडिट किया जाए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो। और जो वेज का पीरियड डिसाइड किया जाएगा, डेली भी दे सकते हैं, वीकली भी दे सकते हैं, 15 दिन, फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन, और मंथली भी दे सकते हैं। एडवाइजरी बोर्ड के बारे में देख लेते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एडवाइजरी बोर्ड्स। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के अंदर होंगे एम्प्लॉयर्स, ठीक है, और फिर एम्प्लॉयज़ होंगे, वो इक्वल नंबर में होंगे जितने एम्प्लॉयर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन्स होंगे, और 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट गवर्नमेंट के। ये होगा सेंट्रल। फिर हम स्टेट लेवल के ऊपर जो एडवाइजरी बोर्ड होगा उसके अंदर होंगे एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़, इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे। 1/3 जो टोटल मेंबर होंगे दोनों सेंटर और स्टेट बोर्ड्स के अंदर, ऊपर वाले में भी इसमें भी, वो विमेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड्स होंगे वो एडवाइस करेंगे रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को कि क्या इशूज़ हैं जिसमें फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस कितना करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन के लिए कैसे इंक्रीज़ करनी है। ये सारा का सारा मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया है, तो इसमें कोई ऐसा टॉपिक बचा नहीं है। Rajasthan's education guidelines are NCPCR. This is covered under statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies. जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उन्होंने पुल अप किया है राजस्थान गवर्नमेंट को उनकी न्यू गाइडलाइंस के लिए, स्पेशली जो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए इशू किया है। NCPCR ने कहा है कि जो आपकी नई गाइडलाइंस है ना, वो राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट 2009 का, उसको वॉयलेट करती हैं, और सभी बच्चों को, स्पेशली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उनको राइट टू फ्री एजुकेशन नर्सरी क्लासेस के अंदर डिनाई करती हैं। गाइडलाइंस ये स्टेट करती हैं कि एडमिशन जो है वो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर मिलना चाहिए अंडर RT एक्ट 2009, और ये एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए, जो कि 1 साल के लिए होगा, क्लास 1 और उसके ऊपर का। तो ये लॉ प्रोविजंस हैं जो कि प्री स्कूलर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ये उस गाइडलाइंस के अंदर बोला गया है। अब ये कॉन्ट्राविन करता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को लेकर, जिसमें ये बोला गया कि प्राइवेट स्कूल्स को एडमिट करना होगा एटलीस्ट 25% बच्चों को अपनी क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर जहाँ पे जो बच्चे होंगे वो स्पेशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते होंगे, या फिर डिसएडवांटेजेस ग्रुप से होंगे, जो भी आसपास उस स्कूल के आसपास का एरिया होता है, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी पड़ती है ताकि उनके कंप्लीशन तक। जो गाइडलाइन है इनकी वो RTI को वॉयलेट करती है, बिकॉज वो रिकमेंड करते हैं कि जो एज है एडमिशन की वो होनी चाहिए 5 ईयर्स और अबव, बट लेस देन 7 ईयर्स एज ऑफ 31 मार्च 2020। तो इसलिए ये गाइडलाइंस जो है इसको वॉयलेट कर रही है RTI को। हावेवर, लेकिन जो सेंट्रल लॉ है उन्होंने ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी है कि मेल और फीमेल चाइल्ड का एज कितना, जो एज है वो 6 to 14 ईयर्स चाहिए, वो एडमिशन ले सकते हैं। RT एक्ट के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बताया था वही एग्जैक्टली यही है, पर मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलती है, ठीक है, जो भी नेबरहुड स्कूल होता है आपके रेजिडेंस के आसपास। चिल्ड्रन को एज होती है 6 से 14 साल, क्लासेस 1 से लेकर 8 तक, और ये सभी स्टेट्स में अप्लाई होता है एक्सेप्ट JNK। आई थिंक ये पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है। तो
इट वॉज पास बाय पार्लियामेंट इन अगस्त 2009 और ये इफेक्ट में आया था 2010 से। विद द पैसेज ऑफ दिस एक्ट इंडिया 135th कंट्री बन गया था जहाँ पर एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था हर बच्चे के लिए। इस एक्ट के अंदर 25% रिजर्वेशन मिलता है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। ये प्रोहिबिट करता है अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स को फ्रॉम प्रैक्टिसेस गिविंग देम 3 years टू मीट द बेसिक स्टैंडर्ड्स डिफाइंड द एक्ट। और सारे प्रोविजंस बनाते हैं कि कोई डोनेशन या फिर कैप्टिवेशन फीस नहीं होना चाहिए, कोई इंटरव्यू नहीं होगा इन चिल्ड्रन और पेरेंट्स का एडमिशन के लिए। इसमें ये भी होता है कि किसी भी बच्चे को पीछे रोका नहीं जाएगा, एक्सपेल नहीं किया जाएगा और ये भी नहीं रिक्वायर किया जाएगा कि वो बोर्ड एग्जाम पास करे अंटिल उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट ना होती हो। एनसीपीसीआर की पावर क्या होती है, ये हमारे लिए ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट है। एनसीपीसीआर के पास पावर होती है कि वो कंप्लेंट जो भी होती हैं इस लॉ के वॉयलेशन में उन सबको इंक्वायर कर सकता है, किसी भी इंडिविजुअल को समन कर सकता है कि और उनसे डिमांड कर सकता है एविडेंस। समन करने का मतलब होता है ऑफिशियल नोटिस देके बुलाना। एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी सेटअप कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ फाइल अ रिट पिटिशन इन दी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब आप मुझे यहाँ पर ये बताओ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ होता है। ये तो हम लोग ना जाने कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक ये तो बहुत ही फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आप लोगों को। सो प्लीज़ आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। अप्रोच द गवर्नमेंट कंसर्न फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर, ठीक है, एंड रिकमेंड इंटरिम रिलीफ टू दोज अफेक्टेड। बहुत सिंपल से पॉइंट थे, कुछ समझाने का है नहीं, मैं डायरेक्ट सब कुछ लिखा हुआ है। एनसीपीसीआर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको 2007 में सेटअप किया गया था अंडर कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। 2005 के अंदर ये कमीशन आया था, उसके अंडर इसको 2007 में सेटअप किया गया था। एंड इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ध्यान रहे थोड़ा सा, कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, कहीं आपको एजुकेशन वाले के हिसाब से एचआरडी मिनिस्ट्री का टिक कर दो अगर एग्जाम में आता है तो। दिस वन इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब कमीशन का मैंडेट क्या है, ये इंश्योर करेगा जितने भी लॉज, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़म्स होते हैं चाइल्ड राइट्स के, उन सब का जो पर्सपेक्टिव वगैरह है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडिया के अंदर जो भी इंश्राइन किया गया है वो सब प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। सारी पॉलिसी, सारे रेगुलेशन जो हैं प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं। और स्पेशली जो यूएन का कन्वेंशन है राइट्स ऑफ द चाइल्ड के अंदर। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि यूएन के कन्वेंशन के अंदर मैंने रिसेंटली ही एक जगह पर डिस्कस किया था कि राइट्स ऑफ द चाइल्ड के रिगार्डिंग आर्टिकल कौन से हो सकते हैं। तो क्या आप मुझे ये वाला पार्ट बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। थोड़ा टफ हो सकता है ये वाला आपके लिए ढूंढ पाना, मे बी ईजी हो किसी के लिए। लेट्स सी। अब जो एनसीपीसीआर के कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो विमेन होने चाहिए, ठीक है, यानी कि 1/3। और सारे के सारे अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए के द्वारा 3 साल के लिए। जो मैक्सिमम एज होती है इसमें सर्व करने की वो 65 ईयर्स होती है चेयरमैन की, और 60 ईयर्स होती है उनके मेंबर्स के लिए। प्रीलिम्स क्वेश्चन के अंदर ये मैंने पहले भी देख लिए थे, सारे के सारे यहाँ डिस्कस हो चुके हैं, तो इसमें कुछ देयर इज नथिंग मोर टू डिस्कस ओवर हियर। चाइना यूएस इन ए न्यू स्पैट ओवर उइगुर क्रैकडाउन। अब ये उइगुर मुस्लिम्स के बारे में आप लोगों को पता होगा। चाइना के अंदर सुनने में आता है कि इन लोगों को एक जगह पर डिटेन करके इनको ट्रेन किया जा रहा है, इनका जो माइंडसेट है उसको मैनिपुलेट करके चाइना उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ अराउंड 1 मिलियन के आसपास कुछ ऐसे लोग बताए जा रहे हैं। ये डेटा है, अभी ऑब्वियस सी बात है चाइना ने बहुत सारा डेटा जो हाइड करके रखा हुआ है। तो दिस टॉपिक इज़ कवर्ड अंडर इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ इंडियाज़ इंटरेस्ट इंडियन डायस्पोरा। अब चाइना और यूएस दोनों ही इंडिया के इंटरेस्ट के होते हैं। एनीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन चाइना, मतलब मेजरली पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली इंडिया के साथ, या फिर मिलिटरीली और स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे के सारे पॉइंट। चाइना ने कहा है कि जिस तरीके से यूएस ने चाइना के कुछ ऑफिशियल्स के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, उसी तरीके से टिट फॉर टैट, उसी के बदले में जैसे को तैसा करते हुए चाइना ने भी कहा है कि उनके कुछ ऑफिशियल्स हैं यूएस के, उनके ऊपर वो लोग सैंक्शंस लगाएंगे। अब इसका सारा का सारा जो होता है वो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। चाइना के अंदर कुछ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ थी, उनको चाइना सप्रेस करके और चाइनीज़ कल्चर के अंदर पूरा कपूरा ढालने के लिए काम कर रहा है। तो यूएस ने उनके ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा दिए थे ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट करने के लिए, माइनॉरिटीज़ के इशूज़ को सप्रेस करने के लिए। इशू क्या है, जो लेटेस्ट चाइनीज़ रिस्पॉन्स आया ये यूएस की अनाउंसमेंट के बाद आया था, जब पर वीज़ा का बैन हुआ था और कुछ 3 ऑफिशियल्स के एसेट्स जो थे उनको फ्रीज़ कर लिया गया था, जिसमें थे चेन क्वांगको जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ थे शिनजियांग के अंदर, और बीजिंग का जो हार्डलाइन पॉलिसीज़ है उनके आर्किटेक्ट भी वही हैं, जो भी रेस्ट्रिक्टिव माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट बनाई गई थी। विटनेस एंड ह्यूमन राइट्स ग्रुप सेज कि चाइना ने राउंड अप किया है मोर देन 1 मिलियन उइगर्स को, और जो टर्की मुस्लिम्स हैं उनको शिनजियांग प्रोविंस के अंदर। अब शिनजियांग प्रोविंस कहाँ आता है, ये अगर हमारा कश्मीर है ना, मतलब मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ, कश्मीर के इस पार्ट में जो रीजन आता है ना, ये ऊपर वाला चाइना का, ये हमारा कश्मीर हो गया, तो मतलब जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख का हो गया ऊपर, यहाँ पर हमारा कहीं वो बनता है सियाचिन ग्लेशियर टाइप का। थोड़ा अच्छे से बना ही देता हूँ यार इसको ऐसे, आई थिंक
आई थिंक इट्स क्वाइट ओके। इसके ऊपर की साइड में जो रीजन आता है ना पूरा का पूरा इधर ऊपर, वो आता है शिनजियांग प्रोविंस आता है। वहाँ की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर उनको फोर्सिबली हार्मोनाइजिंग द माइनॉरिटीज़ इनटू द कंट्रीज हान मेजॉरिटी, उनको चेंज किया जा रहा है। और चेंज कैसे करते हो आप? चेंज करते हो उनके कल्चर को आप डिस्ट्रॉय करते हो, ठीक है, आप उनको री एजुकेट करते हो, अपने कल्चर के बारे में उनको पढ़ाते हो। जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करके हमको अपनी अंग्रेजी पढ़ाई दे दी थी, एंड एवरीथिंग दे डिड टू अस। लेकिन चाइना इस बात को काउंटर कर रहा है, वो कह रहा है कि इन लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जो भी एल्योर है उनका इस्लामिक रेडिकलिज्म की तरफ, और जिसके कारण एक डेडली वायलेंस हो सकता है, उसको कम कर सके। अब एल्योर ऑफ इस्लामिक रेडिकलिज्म का मतलब इस्लाम के रीजन के अंदर देखो हर एक रिलीजन का ना एक अपना रेडिकल साइड होता है। आप हिंदुज़म की बात करो, क्रिश्चियनिटी की बात करो, इस्लाम की बात करो, जैनिज़्म की बात करो, बुद्धिज़्म की बात करो, एवरी रिलीजन हैज़ एन रेडिकल साइड। वो कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों का एक अट्रैक्शन है इस्लामिक रेडिकलेशन की तरफ, उसको हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं ताकि हमारे यहाँ पर कोई डेडली वायलेंस ना हो। उन्होंने ऐसा डेडली वायलेंस वाला पार्ट को क्यों किया था, बैकग्राउंड क्या था? यूनाइटेड नेशन ने एस्टिमेट किया था कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा मुस्लिम जो है उनको डिटेन किया गया है। शिनजियांग के रीजन में कुछ कैंप्स है वहाँ पर। यूएस के डिपार्टमेंट ने एक्यूज़ किया था चाइनीज़ ऑफिशियल्स को कि वो मुस्लिम्स को टॉर्चर कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं और बेसिकली उनका कल्चर ख़त्म करना चाह रहे हैं, उनके रीजन को ख़त्म करना चाह रहे हैं। अब उइगुर्स क्या होते हैं? ये मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है जो कि कंट्री के शिनजियांग प्रोविंस में नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है वहाँ पर कंसनट्रेटेड हैं। इनके जो क्लोज़र टाइज़ हैं वो टर्की के साथ हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ हैं, चाइना के, ठीक है। अब चाइना इनको टारगेट क्यों कर रहा है? शिनजियांग जो है टेक्निकली एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, और उसका लार्जेस्ट रीजन है जिस पर मिनरल्स बहुत हैं, और बॉर्डर शेयर करता है 8 कंट्रीज़ के साथ, जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान, रशिया और अफगानिस्तान भी आता है। पिछले पास के कुछ डेकेड्स के मुताबिक जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है शिनजियांग के अंदर वो थोड़ी सी बढ़ने लगी थी, जिसके कारण वहाँ पर लार्ज नंबर के अंदर हन चाइनीज़ आ गए थे। हन चाइनीज़ वहाँ का एक बहुत मेजर एथनिक ग्रुप है, ठीक है, जिन्होंने कॉर्नर किए थे बेटर जॉब्स। अब उसके कारण जो उइगर्स थे उनको ऐसा लगना कि उनकी लाइवलीहुड चली जाएगी अगर हन चाइनीज़ यहाँ पर आ गए तो, क्योंकि एनीवे चाइनीज़ पीपल की जो डोमिनेंस है वहाँ पर वो है, तो उसके कारण एक थ्रेट हो गया था। वहाँ पर एक वायलेंस हुआ था 2009 के अंदर, जिसमें कुछ राइट वगैरह तो 200 लोग मारे गए थे, इसमें मोस्टली हन चाइनीज़ थे, जो कि रीजन का जो कैपिटल है ना उरुमकी वहाँ पर, और बाकी बहुत सारे वायलेंट इंसिडेंट्स वहाँ पर तब से अब तक होते रहे हैं। तो बीजिंग ये कहता है कि जो उइगर ग्रुप्स है ना ये एक अपना अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं ये, ठीक है, क्योंकि उइगर्स का जो कल्चर टाइज है ना उनके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बढ़ता है। उनको बहुत डर है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इंस्पायर होकर ये लोग, क्योंकि पाकिस्तान में भी वहाँ पर इस्लाम होता है ना, उनके बिल्कुल साइड में पड़ता है वो थोड़ा सा टच होके, तो उनको ये डर है कि कहीं ना कहीं ये लोग एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट ना स्टार्ट कर दें। इसलिए जो चाइनीज़ पॉलिसी है उनका ये काम है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को सस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं वो लोग। तो उन्होंने एक सिस्टमेटिक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है ताकि जो भी ये डिस्टिंक्ट उइगर आइडेंटिटी है ना इन लोगों की, उसको पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। उइगर्स क्या होते हैं, शिनजियांग कहाँ है, हन चाइनीज़ क्या होते हैं, इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग शिनजियांग प्रोविंस। अब इंडियन स्टेट बॉर्डरिंग शिनजियांग प्रोविंस तो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का स्टेट तो वो रहे नहीं है, अब वो यूनियन टेरिटरीज़ बन गए हैं। सो दिस इज़ इट, और नाउ वी मूव ऑन टू 13th July. Insights Daily Current Affairs topics covered on 13th of July. First is extrajudicial killings, second is NatGrid, third is Neowise, a comet, fourth is India's tiger census sets a new Guinness record, fifth is Assam's Dehing Patkia Wildlife Sanctuary to get national park status, and sixth is snake bites in India. Extrajudicial killings is covered under GS paper 2, and this is under topics covered under structure, organization and the functioning of the executive and the judiciary ministries and departments of the government, pressure groups and the formal informal associations and their role in the polity. रिसेंटली उत्तर प्रदेश के जो विकास दुबे जो एक हिस्ट्री शीटर थे, उनका जो इनकाउंटर हुआ था उसके कारण एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के ऊपर और उसके कारण उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उन सब के ऊपर दोबारा से कंट्री का फोकस आ गया है, गवर्नमेंट का फोकस आ गया है, जुडिशियल का फोकस आ गया है, पब्लिक का फोकस आ गया है। तो गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड 1 member जुडिशियल कमीशन जो पूरे के पूरे इस मामले को देखेगा, इसके ऊपर प्रॉब करेगा, और उस कमीशन को हेड करेंगे जस्टिस शशि कांत। ही इज़ अ रिटायर्ड जस्टिस। सो व्हाट आर द लॉज दैट आर डीलिंग विद दिस एनकाउंटर्स थिंग्स। अगर हम आउटसाइड की तरफ देखते हैं तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है इंडियन लॉज के अंदर जो डायरेक्टली किसी भी ऑफिशियल को ऑथराइज़ करता है कि वो किसी भी क्रिमिनल का एनकाउंटर कर सकता है, लेकिन कुछ इनेबलिंग प्रोविजंस ज़रूर होते हैं, जैसे कि ये एक ऑफिशियल की वेस्टेड पावर्स होती है कि अगर उसको क्रिमिनल से उसके अगेंस्ट कुछ फोर्स यूज़ कर सकता है, अगर सपोज़ करते हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर उस तरीके से कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर कुछ बेसिकली अगर उनको चेज़ करना होता है एंड द सिचुएशन गेट्स वर्स, तो एक
इनेबलिंग प्रोविज़न ज़रूर है कि वो उनको एनकाउंटर करने की इजाज़त हो जाती है, लेकिन उनको डायरेक्टली कोई प्रोविज़न नहीं दे सकते कि आप इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप एनकाउंटर कर ही सकते हो। आईपीसी के कुछ सेक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों सेक्शंस। सेक्शन 100 है इंडियन पिनल कोड का 1860 का, ऑथराइज करता है इफ़ एनी अ पर्सन टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है कॉजिंग डेथ टिल द टाइम इट इज़ कॉजिंग डेथ ऑल्सो, अगर कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन है उसके माइंड में कि उसकी लाइफ को कोई थ्रेट वगैरह हो सकता है, तो प्राइवेट डिफेंस के अंदर वो ये चीज़ें कर सकता है। सेक्शन 46 होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का 1973 के अंदर, ये परमिट करता है पुलिस ऑफिसर को कि वो किसी भी नेसेसरी से, जो भी किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए इफेक्टिव हो, कोई भी नेसेसरी मींस का यूज़ कर सकते हैं वो, तो ये सेक्शन 46 के अंदर है। सेक्शन 300, अब ये देखो कोई भी बोल दिया उन्होंने, यहाँ पर जस्टिफाई नहीं किया है, इसलिए यहाँ से ये बन जाता है कि इनेबलिंग प्रोविज़न, कि अच्छा इस तरीके के प्रोविज़न को यूज़ कर करके वो एनकाउंटर कर सकते हैं। सेक्शन 300 जो है इंडियन पिनल कोड का, इट प्रोवाइड्स कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर इफ़ द ऑफेंडर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस एक्सीड्स द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ एंड कॉजेज डेथ बाय डूइंग द एक्ट विच इन विच he in good faith believes to be lawful and necessary for the discharge of his duty and without ill will towards the person whose death is caused। सिंपल सी बात ही कहना चाह रहा है, अगर किसी भी पुलिस ऑफिशियल ने वो बिलीव करता है कि ये बहुत लॉफुल था और अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए उसके लिए नेसेसरी हो रहा था, ठीक है, और इसके कारण अगर उसने कुछ ऐसा स्टेप ले लिया है, एनकाउंटर जैसा स्टेप ले लिया है जिसके कारण उसकी डेथ हो गई है, तो आप उसको एक मर्डर कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि उसने पब्लिक जस्टिस को ध्यान में रखते हुए इस एक्शन को लेना पड़ा था उसके लिए। अब ये देखो वही बात बताना चाह रहा हूँ, ये कह रहे थे कि कोई डायरेक्ट प्रोविज़न नहीं था इंडियन लॉ के अंदर, लेकिन कुछ इनेबलिंग प्रोविजंस थे, तो ये सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं इस तरह के सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए कि एक पुलिस ऑफिशियल को एनकाउंटर करने की एक काइंड ऑफ इनडायरेक्ट परमिशन मिल जाती है। यू कैन यूज़ दिस वर्ड इनडायरेक्ट परमिशन। सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है इसके अंदर? एपेक्स कोर्ट आपको पता है सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं, हाईएस्ट कोर्ट को। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, उन्होंने कहा था इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू किल द एक्यूज्ड मेयरली बिकॉज ही इज़ अ क्रिमिनल, सिर्फ इसलिए कि वो एक क्रिमिनल है उसको आपको मारने की परमिशन नहीं है, स्पेशली मर्डर की। तो फिर फर्दर ये स्टेट किया गया था कि जो एनकाउंटर्स होते हैं ना, ये एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, उसकी तरफ अमाउंट करते हैं कि अगर आप एनकाउंटर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं स्टेट यानी कि गवर्नमेंट यानी कि कंट्री है जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है। सत्यमणि पोंडराई वर्सेस सैमुअल राज, इस केस के अंदर ये बोला गया था कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि आर्टिकल 14, 21, 39 जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोवाइड करते हैं ये सारी इस तरह की फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है बल्कि एक नेचुरल राइट भी होता है कि हर एक केस की एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद आप एक प्रॉपर वर्डिक्ट पर पहुंच सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इट शुड नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स। तो डिफरेंट कोर्ट की डिफरेंट वो हैं हियरिंग्स हैं, ये सब आपको पता ही होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि पुलिस रिफॉर्म इज़ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक इन दिस रिसेंट टाइम, पिछले 1-1.5 साल से, एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस कि टॉपिक आ सकता है। फिर रिसेंटली आया भी नहीं है तो चांसेस ज़्यादा हैं। निर्मल सिंह कहलोन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ने उस केस में बताया था कि जो राइट टू इन्वेस्टिगेशन है और फेयर ट्रायल है ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कि जिसको जो एक्यूज़ हुआ है उसके ऊपर भी उसका ट्रायल भी होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए, और इवन जो विक्टिम है ना उसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा है। रिसेंटली आप लोगों को पता है कि फॉल्स रेप एलिगेशंस देखे गए हैं बहुत सारे केसेस के अंदर, फीमेल्स जो होते हैं वो किसी मेल के ऊपर फॉल्स रेप एलिगेशंस भी लगा देते हैं, ये कुछ केसेस में पकड़ा गया था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसी चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो तो दोनों को इक्वली राइट प्रोवाइड करेगा ना। फिर कहता है प्रकाश कदम वर्सेस राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता कि दैट अ फेक एनकाउंटर बाय अ पुलिस ऑफिशियल फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस एज लेड डाउन बाय इन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और देयरफॉर जो डेथ पेनल्टी होगी वो अट्रैक्ट करती है कंसर्न पुलिस ऑफिशियल को। तो कहना ये चाह रहा है कि अगर कोई फेक एनकाउंटर पकड़ में आ जाता है तो पिछले पास्ट की जो रिपोर्ट्स हैं उनमें ये पता चला है कि बहुत ही रेयर से रेयर केसेस के अंदर ये पड़ता था। इस केस ये बताया गया था प्रकाश कदम वर्सेस राम प्रसाद विश्वनाथ केस के अंदर। पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ये बताया गया था कि नॉट इवन द स्टेट कैन वॉयलेट द राइट टू लाइफ एंड ऑब्लिगेशन टू फॉलो द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 के अंदर जो भी आपको राइट्स प्रोवाइड किए हैं उसको तो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट पावर पुलिस ये भी वॉयलेट नहीं कर सकते, इनके पास कोई राइट नहीं कि आप आर्टिकल 21 को वॉयलेट कर दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, ऐसे कौन से आर्टिकल्स होते हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी आपको आना चाहिए, डायरेक्ट प्रीलिम्स में आने के बहुत चांसेस होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के।
कोर्ट ओपाइंड दैट एनकाउंटर किलिंग्स बाय द पुलिस मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड इंडिपेंडेंटली। ये नहीं कि आप पुलिस वालों ने एनकाउंटर किया फिर पुलिस वाले उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है, मॉनिटरी इन्फ्लुएंस हो सकता है, मसल पावर का इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो उनको इन्वेस्टिगेट करने की एनकाउंटर ओरिजिनल था नहीं था, फेक था, क्या हुआ था, कोई थर्ड पार्टी होनी चाहिए सॉरी, जो इसको इन्वेस्टिगेट करे प्रॉपर तरीके से। व्यू ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। NHRC आपको पता होगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इन्होंने स्टेट किया था अंडर द लॉज ऑफ इंडिया कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो किसी दूसरे भी इंसान की जान ले सकते हैं, इररिस्पेक्टिव उनके पास एक पावर है और रिस्पेक्टिव उनके पास ऐसे वेपन्स होते हैं। ये If by his act the police official kills a person, he will be booked for the culpable homicide unless it is proved to the contrary that such an act did not constitute an offence। यानी कि culpable homicide का मतलब होता है, homicide का मतलब होता है killing of a man। तो कहते हैं इस तरह के किसी एक्ट के अंदर अगर कोई पुलिस ऑफिशियल किसी इंसान को किल कर देता है तो उसको दोषी ही समझा जाएगा अनटिल और अनलेस ये प्रूव ना किया जाए कि उसने ये कोई ऑफेंस के तरीके से नहीं किया या अपने डिफेंस में उसने किया था। इसके बाद 2010 के अंदर NHRC ने कुछ गाइडलाइंस और कुछ प्रोसीजर सेटअप किए थे, जो भी केसेस होते हैं डेथ वगैरह के पुलिस एक्शन के अंदर उनके लिए। तो नोट में क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ गो थ्रू सुप्रीम कोर्ट एंड NHRC गाइडलाइंस ऑन एनकाउंटर। हाँ, मुझे लगता है ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। हम तो यहाँ पर इंस्टा के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सारे के सारे हो गए थे, ऊपर वाले 3 तो हो चुके हैं। NHRC का कॉम्पोजिशन फंक्शन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये मैं आपको बताता हूँ। टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ NHRC, जो चेयरपर्सन होता है NHRC का, ही हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 2 persons हैविंग द नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स टू बी अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ द NHRC। जो मेंबर होते हैं NHRC के, उसमें जो चेयरपर्सन होते हैं नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल फॉर वेमेन के, शेड्यूल नहीं वेमेन के चेयरपर्सन जो होते हैं। अब इसमें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी होता है, ठीक है। वहाँ पर जो पर्सन होते हैं वो चीफ जस्टिस होने चाहिए हाई कोर्ट के। जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है चेयरपर्सन और मेंबर जो होते हैं NHRC और SHRC का, वो होता है 5 years का और टिल द एज ऑफ 70 years। देखो यहाँ पर 70 years है ना, इसमें नीचे कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, जो भी इनमें से अर्ली रहता है। फिर ये एक्ट अलाउ करता है रीअपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द NHRC एंड SHRC फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। तो रीअपॉइंटमेंट यहाँ पर पॉसिबल है। कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, ठीक है, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। कॉम्पोजिशन जो है NHRC का, जो बिल प्रोवाइड करता है दैट अ पर्सन हु हैज़ बीन चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और इवन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी द चेयरपर्सन ऑफ NHRC। ये लेटेस्ट वाला है। ये बिल अलाउ करता है 3 members अपॉइंट होंगे, जिसमें से एक जो होगा वुमेन होना बहुत ज़रूरी है। जो मेंबर्स होते हैं NHRC के, उसके अंदर जो चेयरपर्सन होते हैं वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। इन डिपार्टमेंट में से होने चाहिए। जो चेयरपर्सन होते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, वो बिल प्रोवाइड करता है कि वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, जो कि चेयरपर्सन बनेंगे। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करते हैं तो टर्म ऑफ ऑफिस 3 years का होता है और एज होती है 70 years वाली, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। बिल ने रिमूव कर दिया था 5 year का लिमिट फॉर रीअपॉइंटमेंट फाउंड इन द एक्ट। तो ध्यान रहे, ऊपर जो बताया था वो चेंज हो चुका था। पावर क्या दी गई थी सेक्रेटरी जनरल की। बिल अलाउ करता है सेक्रेटरी जनरल और सेक्रेटरी को कि वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स होती हैं एक्सेप्ट जुडिशियल फंक्शंस, जो भी रेस्पेक्टिव चेयरपर्सन का जो कंट्रोल होता है वहाँ पर। यूनियन टेरिटरीज के अंदर बिल प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में कन्फर ऑन एन SHRC ह्यूमन राइट फंक्शन बीइंग डिस्चार्ज बाय द यूनियन टेरिटरीज। फंक्शंस रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स इन द केस ऑफ दिल्ली विल बी डेल्ट बाय NHRC। And then we had this judicial review। जुडिशियल रिव्यू बहुत मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मीनिंग है इज़ द पावर, मतलब कोर्ट्स की पावर होती है कि हर एक एक्ट की, हर एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट की, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करता है, ठीक है, और डिक्लेयर करता है कि अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के खिलाफ जा रही है, तो उसको वॉयलेट डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। और ये जो होते हैं सारे के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ग्रैंड नॉर्म के, या फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ग्रैंड नॉर्म जो होता है वो जर्मन में वर्ड मीनिंग होता है फंडामेंटल नॉर्म के रिगार्डिंग। तो जुडिशियल रिव्यू इज़ एवरीथिंग। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछता हूँ, मैंने अधिक 3-4 टॉपिक में करवा दिया है। अंडर विच केस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, और ये बहुत पॉपुलर है कि एवरीथिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कम्स अंडर जुडिशियल रिव्यू। इट्स द मोस्ट पॉपुलर केस आई थिंक। अगर पॉलिटी आप लोग पढ़ते हैं तो इसका मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। Now we have NatGrid. This is covered under the structure, organization and the functioning of the executive and judiciary ministries and departments of the government. नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, इन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया है NCRB के साथ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साथ, टू एक्सेस द सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन डेटाबेस ऑन FIR एंड स्टोलन व्हीकल्स।
CCTNS करके एक क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये आता है NCRB के अंडर। तो उसके अंदर कुछ 14,000 के आसपास पुलिस स्टेशन का डेटा होता है, उनकी FIR, स्टोलन व्हीकल्स और बाकी डेटाबेस होता है। उन सब के रिगार्डिंग नेटग्रिड ने MOU साइन कर लिया NCRB के साथ कि भाई इस डेटा को नेटग्रिड एक्सेस कर सकता है। नेटग्रिड क्या है? पहली बार कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था इसको 2009 के अंदर। नेटग्रिड का काम है कि एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनेगा, एक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए एक डेटाबेस बनाएंगे। आप लोग देखते होंगे ना, ये स्पाई मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो कुछ इनके पास बड़े अच्छे डिवाइसेस होते हैं, गैजेट्स होते हैं, एक डेटाबेस, इनके पास बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी पता कर लेंगे। ठीक है, इसकी कब कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, कितना टैक्स भरा है, कितने अकाउंट्स वगैरह हैं, कितना टेलीकम्युनिकेशन डिटेल्स हैं, पासपोर्ट वगैरह कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, सारी की सारी डिटेल। तो उस तरह की डिटेल्स वगैरह को प्रोवाइड करने के लिए एक डेटाबेस बनाया जा रहा है ताकि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को सपोर्ट मिल सके। प्रोजेक्ट का एम है कि लाइव हो जाएगा 31 दिसंबर 2020 तक। यहाँ 2020 लिखा हुआ नहीं है, पर ये 2020 तक को लाइव करने की बात की जा रही है। अब इस डेटा को एक्सेस कौन कौन कर सकता है? इसमें एक मीडियम है कि 10 सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गए, रिसर्च रॉ वगैरह हो गया, ये डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और डेटा हम लोग कहाँ से लेंगे, कहाँ से? 21 प्रोवाइडिंग एजेंसीज है, जैसे कि इनकम टैक्स वाले हो गए, टैक्स रिकॉर्ड वाले हो गए, बैंक हो गया, इमिग्रेशन हो गया, एयरलाइंस हो गया, इस तरह के सारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जहाँ से हम डेटा लेंगे और उन सबको कंपाइल करके रखेंगे, वो नेटग्रिड बोला जाएगा। इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म आ रहे हैं, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि देखो स्टेट पुलिस जो होता है ना वो स्टेट मैटर में आता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपने जैसे NIA खड़ा कर दिया, एक सेंट्रल एजेंसी बना दी इन्वेस्टिगेशन की, अब वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती है स्टेट लेवल के ऊपर, तो स्टेट्स वाले जो है ऑब्जेक्शन जताते ही रहते हैं, ठीक है। फिर आप एक नेटग्रिड बनाओगे जहाँ से आप स्टेट वालों का सबका पुलिस स्टेशन वगैरह का सबका डेटा ले लोगे, तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म जैसी चीज़ों के ऊपर भी क्वेश्चन उठता है, तो क्रिटिसिज्म तो आना ही। नेटग्रिड को प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि क्या क्या पॉसिबल वायलेशंस करेगा ये प्रिवेसी के रिगार्डिंग, और अगर कोई लीकेज होगा किसी की कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इन्फॉर्मेशन का तो क्या होगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। Its efficacy in preventing terror has also been questioned, given that no state agency or police force has access to its database, thus reducing chances of immediate effective action. कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्टेट एजेंसी को या फिर पुलिस फोर्स को इस नेटग्रिड का एक्सेस नहीं होगा, वो उन 11 इंटेलिजेंस एजेंसीज का होगा जो सेंट्रल लेवल के ऊपर काम करती है। तो अगर किसी को इमीडिएट एक्शन लेना हुआ तो वो तो बहुत इनफेक्टिव हो जाएगा ना, स्पेशली स्टेट लेवल की बात करें, पुलिस के लिए तो है ही नहीं है। फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू फ्यू एक्सपर्ट, जो डिजिटल डेटाबेस है जैसे कि नेटग्रिड, इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। तो पिछले लास्ट 2 डेकेड्स के अंदर जो डिजिटल टूल्स थे टेररिस्ट के, उन्होंने इसी तरह के कुछ सिस्टम्स वगैरह को हैक करके और इन्हीं सिस्टम के डेटाबेस को मिसयूज़ किया था, ठीक है। और इसको एक एज अ ग्रेट वेपन यूज़ किया था अपनी जो वायलेंस की आइडियोलॉजी होती हैं उन सबको प्रीच करने के लिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने कुछ ऑपोजिशन भी दिखाया है और फियर भी दिखाया है दैट इट वुड इम्पाइंच ऑन देयर टेरिटरी एंड पॉसिबली रिजल्ट इन लीक्स ऑन द लीड्स दे वर वर्किंग ऑन टू अदर एजेंसीज़। उन्होंने ये कहा कि हम एक दूसरे की एजेंसीज़ के ऊपर भी कभी कभी नज़र रखते हैं, लेकिन हमको भी डेटा शेयर करना पड़ेगा, उसके अंदर हम उसको एक्सेस करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सीक्रेसी होती है, जो हमको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, उसके कारण हम एक दूसरे के ऊपर निगरानी रख नहीं पाएंगे, दूसरे एजेंसीज़ के ऊपर, इनके ऊपर भी। तो ये इवन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने भी ये अपना कंसर्न जताया। लेकिन हम लोगों को नेटग्रिड की ज़रूरत क्यों है? Danger from not having a sophisticated tool like NetGrid is that it forces the police to rely on harsh and coercive means to extract information. तो देखो यहीं से निकल के आया कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, आपके पास डेटाबेस नहीं होता, तो हर एक ने कोर्सिव और हार्श, यानी कि मतलब कोर्सिव मतलब फोर्सफुल आपको मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, मार पिटाई करनी पड़ती है, धमकाना पड़ता है किसी से अगर आपको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है तो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही क्रूड और डिग्रेडिंग फैशन होता जा रहा है। तो इसलिए हमको एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड टूल चाहिए जहाँ पर हमको किसी को बोलना ना पड़े, पूछना ना पड़े, हम लोग डायरेक्ट हमको एक्सेस मिल जाए किसी के भी रिगार्डिंग को डेटाबेस चाहिए होता हो। फिर हर एक टेररिस्ट इंसिडेंट के बाद ये हो जाता है राउंडिंग अप ऑफ सस्पेक्ट्स होता है, यानी कि कोई भी इंसिडेंट्स हो गया तो आप लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालते हो कि ये सस्पेक्ट हो सकता है, ये सस्पेक्ट हो सकता है, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है और उसमें बहुत सारे इनोसेंट्स भी होते हैं कवर्ड। If instead a pattern search and recognition system were in place, these violations of human rights would be much fewer. तो इस तरह का अगर सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हो, अच्छा, तो हम लोग जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं, इनोसेंट लोगों के ऊपर जो अनवांटेड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको बहुत हद तक रोक सकते हैं। नेटग्रिड हेल्प करेगा हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो को टू कीप अ टैब ऑन पर्सन्स विद सस्पिशियस बैकग्राउंड, स्पेशली जिन लोगों पर शक होता है, कोई एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर रहा है, आपको लगे कि हाँ यार ये इंसान कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है कंट्री की पीस और हार्मनी के लिए, तो उनके ऊपर एज सस्पिशियस होने के मुकाबले उनके सारे रिकॉर्ड्स वगैरह के ऊपर आप नज़र रख सकते हो, आप ट्रैक कर सकते हो इंसान कहाँ क्या कर रहा है। Police would have all access to all the data and movement by this person would also be tracked with the help of his database। अभी यहाँ पुलिस की बात कर रहे हैं, ऊपर इन्होंने कहा था कि पुलिस को क्या कहते हैं, पुलिस को तो ये शेयर ही नहीं कर रहे हैं पुलिस फोर्सेस के साथ। आई डोंट नो, कुछ यहाँ पर मुझे आई थिंक या तो टाइपिंग वगैरह में कुछ हो गया होगा, ठीक
ठीक है, आप लोग भी करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि पुलिस के पास एक्सेस होगा हर एक डेटा का और हर एक मूवमेंट का एक ऐसे इंसान की। अच्छा, ये वो करते हैं कि मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी बताएगी पुलिस को। हाँ ठीक है, करेक्ट है। इंटेलिजेंस एजेंसी उस डेटा को कलेक्ट करेगी, वो अपनी पुलिस को जो रिक्वायर्ड होगा उतना ही शेयर करेगी। तो पुलिस के पास एक रिकॉर्ड होगा कि किस इंसान की मूवमेंट कहाँ पर हो पा रही है, और उस डेटाबेस की हेल्प से वो ईजिली इसको ट्रैक कर पाएंगे। ओके, CCTNS मैंने आपको बता दिया NCRB के अंडर आता है। ये क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम होता है। इसमें कुछ 14,000 के आसपास पुलिस स्टेशन वगैरह का डेटा होता है, FIR का, स्टोलन व्हीकल वगैरह का, और मिसिंग पीपल एंड एवरीथिंग। नेटग्रिड के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तो हम लोगों ने देख लिए थे। NCRB क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। और एजेंसीज कवर अंडर नेटग्रिड। एजेंसीज तो हमने बता देना 10 थी। इसमें NIA हो गया, CBI हो गया, और FIU हो गया, एंड उसके बाद DG GST हो गया, देन ED हो गया, और ये रॉ हो गया। इस तरह की सारी एजेंसीज़ हैं। देखो 10 इन्होंने बता रखी हैं कि एजेंसीज़ हैं। जहाँ मैं पढ़ रहा था वहाँ पर 11 था, तो मे भी इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा थोड़े दिनों में। जब दिसंबर तक ये लाइव हो जाएगा ना, तो एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने जहाँ पढ़ा था वहाँ पर 11 था। और 21 सर्विस प्रोवाइडर्स है जहाँ से हम लोग डेटा बेस कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो NCRB के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। NCRB के हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में 1986 में सेटअप हुआ था। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इसका फंक्शन है, ये एक रिपोजिटरी है इन्फॉर्मेशन की क्राइम और क्रिमिनल्स के रिगार्डिंग, जो कि सारे के सारे इन्वेस्टिगेटर्स को सपोर्ट करती है कि किस तरीके से वो क्राइम को लिंक करते हैं परपेट्रेटर्स के अगेंस्ट। इसका जो सेटअप है वो बेस्ड है रिकमेंडेशंस और नेशनल पुलिस कमीशन, जो कि 1977 में आया था, वहाँ से 81 तक का, और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टास्क फोर्स थी 1985 की। NCRB एक एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिस्टिक रिपोर्ट निकालता है क्राइम्स की अक्रॉस द कंट्री, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट करके, और ये बीइंग पब्लिश सिंस 1953। ये रिपोर्ट तो पहले से सब पब्लिश होती आ रही है। इट सर्व्स एज द क्रूशियस टूल इन अंडरस्टैंडिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ द कंट्री। तो ये रिपोर्ट का हर बार डेटा आता है, पहले भी इसका डेटा आ चुका है, तो जब भी आप एग्जाम में जाएंगे इसका डेटा एक बार चेक करके ज़रूर जाइएगा। नाउ वी हैव NEOWISE, अ कॉमेट। दिस इज़ कवर्ड अंडर अवेयरनेस इन स्पेस। बहुत छोटा सा टॉपिक है। रिसेंटली एक कॉमेट को डिस्कवर किया गया जिसका नाम है C/2020 F3। इसको बोला जाता है NEOWISE, क्योंकि ये नासा का टेलीस्कोप है जिसने इसको डिस्कवर किया है। तो ये अर्थ के बहुत क्लोजेस्ट आएगा 22 जुलाई को। तो उस दिन जो कॉमेट होगा वो 6800 ईयर्स कंप्लीट करेगा अपने एक लैब के, अपने इस ऑर्बिट के यहाँ पर, और ये अर्थ के 64 मिलियन माइल्स के डिस्टेंस पे होगा। अगर माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करते तो 103 मिलियन किलोमीटर्स होगा अर्थ के आउटसाइड ऑर्बिट के अंदर। कॉमा क्या होता है? ये 3 जुलाई को जो कॉमेट था ये क्लोजेस्ट था सन के पास 43 मिलियन किलोमीटर, और उस दिन जो कॉमेट था उसने क्रूज़ किया था मरकरी के ऑर्बिट के अंदर। तो अपनी उसकी प्रॉक्सिमिटी टू द सन, प्रॉक्सिमिटी मतलब नज़दीकी, जो सन के इतना नज़दीक था तो उसका जो आउटर लेयर था उसने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया था। ठीक है, जिसको रेफ़र किया गया है कॉमा, जो कि गैस और डस्ट का था, उसके आइसी सरफेस होता है ना जो, उसके कारण। इस एटमॉस्फेयर को से कभी कभी जो होती फॉर्मेशन होती है एक ब्राइट से टेल की, डेब्री मतलब होता है ना उसका जो टूटा फूटा पार्ट जो होता है उससे, जो एक्सटेंड होता है थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक। तो उस डेब्री के पार्ट को जो एक टेल सी फॉर्म हो जाती है ब्राइट कलर की। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। एस्ट्रॉइड क्या होता है, कॉमेट क्या होता है, मीटेराइड क्या होता है, मीटियोर और मीटेराइट। यहाँ पर उन्होंने बड़ा अच्छा एक इन्फोग्राफिक भी दिखा रखा है, तो इसके हिसाब से आपको बेहतर समझ में आएगा। एस्ट्रॉइड क्या होता है? एक रिलेटिवली स्मॉल और इनएक्टिव रॉक बॉडी होती है जो ऑर्बिट करती है सन को। ये देखो, ये हो गया एस्टेरॉयड। एक रॉक होता है, ऑर्बिट जनरली बिटवीन होता है मार्स और जुपिटर। समटाइम्स जो एस्टेरॉयड होते हैं बाउंस करते हैं अर्थ की तरफ भी करते हैं। ठीक है, कॉमेट क्या होता है? कॉमेट एक रिलेटिवली स्मॉल होता है, एट टाइम्स ये एक्टिव होता है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इसकी आइस जो होती है वो वेपराइज करती है सनलाइट के अंदर, जिससे एक एटमॉस्फेयर फॉर्म होता है कोमा का। ध्यान रही, दिख रहा है आपको थोड़ा सा? ये सन की उसके वेपराइजेशन के कारण हो रहा होता है। तो ये डस्ट और गैस की बनी होती है, समटाइम्स ये टेल हो जाती है, फिर टेल की तरह बन जाती है, इसको बोलते हैं कॉमेट। मीटियोरॉइड क्या होता है? एक स्मॉल पार्टिकल होता है कॉमेट या फिर एस्ट्रॉइड का ही। ये देखो थोड़ा सा नीचे हम गए तो ये मीटियोरॉइड आ गया। ये होता है हमारा इस एस्ट्रॉइड का पार्ट हो गया या फिर कॉमेट का पार्ट हो गया। फिर आता है मीटियोर। ठीक है, अब मीटियोर का डेफिनेशन देखो पहले। जो लाइट फिनोमिना होता है जिसके कारण मीटियोराइड हमने देख लिया था। अब जब मीटियोराइड अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाएगा ना, तो शूटिंग स्टार की तरह दिखाई देगा। ये देखो, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर दिख रहा है ब्लू वाला, इसके अंदर ये मीटियोर एंटर कर गया है। अब ये शूटिंग स्टार की तरह दिखाई देगा आपको। ठीक है, फायर की तरह, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर तो उसको वो फ्रिक्शन नहीं होगी ना वहाँ पर, तो उसमें क्या कहते हैं वो रेजिस्टेंस लगेगी, तो उसके कारण वो बर्न करना स्टार्ट करता है। और मीटियोराइट क्या होता है? जब वो अर्थ के ऊपर गिर जाता है ना, उसको बोलते हैं मीटियोराइट। बस इतना सा डेफिनेशन का डिफरेंस होता है। 2-3 बार करना पड़ेगा, ये आपको याद हो जाएगा इजीली।
नासा के नीओवाइज के बारे में अगर बात करते हैं तो लॉन्च किया गया था दिसंबर 2009 के अंदर एज वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, वाइज होगी इसकी फुल फॉर्म आपको बता दिएगी। ये स्पेस का टेलीस्कोप है। ओरिजिनली इसको डिज़ाइन किया गया था स्काई का सर्वे करने के लिए, वहाँ पर इंफ्रारेड कैसी है और एस्ट्रॉइड्स को डिटेक्ट करना, स्टार्स वगैरह को, और जो स्पेस के अंदर फेंटेड गैलेक्सीज उन सब के लिए। अपना सारा काम इसने सक्सेसफुली कर लिया था, ठीक है, प्राइमरी मिशन। और फिर फरवरी 2011 तक, दिसंबर 2013 के अंदर इसको रीपर्पज़ कर दिया गया था फॉर द नीओवाइज प्रोजेक्ट, ताकि तब ये इंस्ट्रूमेंट बन गया था अर्थ के नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए, जो एनईओस होते हैं, ठीक है, और एज वेल एज जो ज़्यादा डिस्टेंट के एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, उन सब के लिए। इंस्टा लिंक्स के अंदर सारे के सारे वही हैं, नीओवाइज, नासाज वाइज, नीओवाइज, एस्ट्रॉइड, कॉमेट, डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉइड कॉमेट, सारे के सारे वही हैं, सब कुछ हमने कर लिया है। नाउ वी हैव इंडियाज़ टाइगर सेंसस सेट्स न्यू गिनीज रिकॉर्ड। तो ये 2018 का 4th साइकिल था, उसको अभी लास्ट ईयर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर कर दिया गया था, ठीक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे था, ठीक है। इस बात का आपको बताना चाहिए। दिस टॉपिक इज कवर्ड अंडर कंजर्वेशन रिलेटेड इशूज़। कैमरा ट्रैप्स प्लेस किए गए थे 26,838 लोकेशंस के ऊपर, 141 डिफरेंट साइट्स के अंदर, और एक सर्वे था, इफेक्टिव एरिया था 1,21,337 स्क्वायर किलोमीटर्स का। स्टैटिस्टिकल डेटा है, आई थिंक प्रीलिम्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, नहीं चलो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइगर्स इन इंडिया के अंदर अभी एस्टिमेटेड है 2967 टाइगर्स, जो लेटेस्ट सेंसस था। और विद इस नंबर के साथ इंडिया इज़ नियरली प्रेजेंटिंग 75% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन इन इट्स टेरिटरी। हमने अपना ऑलरेडी फुलफिल कर लिया था, जो हमारा डबलिंग टाइगर का जो नंबर का जो टारगेट था ना, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में सेटअप किया गया था। टारगेट 2022 का था, हम लोगों ने उसे टाइम से पहले ही पूरा कर लिया है। तो पीटर्सबर्ग आपको पता होगा, रशिया के अंदर 4th साइकिल था जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का। उसकी हाइलाइट्स क्या थी वो देख लेते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स मिले मध्य प्रदेश के अंदर 526, और उसके बाद कर्नाटक में 524, और उत्तराखंड के अंदर है 442 टाइगर्स। 5 साल के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ है वो इंक्रीज़ हो गए थे 692 से लेकर 860 तक, और जो कम्युनिटी रिजर्व है वो इंक्रीज़ हो गए थे 43 से 100 तक। तो ये इंप्रूवमेंट वाली चीज़ है। 2014 का जो सेंसस था उसने टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्ड बिग कैट्स के बारे में बताया था कि 2010 के अंदर वो 2226 थे, और जो 2006 में 1706 थे, और पुट द फिगर एट एंड 2006 वर्जन एट इतना नहीं, कुछ गड़बड़ होगी। 2014 में 2226 था, 2010 के अंदर 1706 था, 2006 के अंदर 1411 था। तो इम्प्रूवमेंट आई है जब भी 4-4 साल के गैप पे जब लिया गया था। तो वाइल द पेंच टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स। जो मध्य प्रदेश का पेंच टाइगर है वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स थे। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु के अंदर, वो रजिस्टर किया गया था, वहाँ पर मैक्सिमम इंप्रूवमेंट देखी गई थी 2014 तक। छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम के अंदर एक डिक्लाइन देखा गया था टाइगर के नंबर्स के अंदर, और जो उड़ीसा था वहाँ पर नंबर कांस्टेंट बहुत रिमेन थे, कांस्टेंट से थे, लेकिन बाकी सभी जो स्टेट्स थे हर एक ने कुछ पॉजिटिव ट्रेंड ही शो किया था। इफ़ यू टॉक अबाउट द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, तो जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जो है ये क्वार्टर एनुअली किया जाता है, यानी कि 4 साल में एक बार किया जाता है, और उसको करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसमें टेक्निकल बैकस्टॉपिंग होती है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, और उसको इम्प्लीमेंट करता है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उसके पार्टनर्स। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई तरह की चीज़ों के नाम आ गए यहाँ पर। कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या हैं इंडिया के नेशनल और ग्लोबल लेवल के ऊपर। तो जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है NTCA, उन्होंने लॉन्च किया था M-STRIPS करके। ये मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस है। एक मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, ये फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए था, ध्यान रहिए फॉरेस्ट गार्ड के लिए किया गया था। पीटर्सबर्ग टाइगर समिट 2010 जो था उसमें 13 टाइगर रेंज कंट्रीज ने रिजोल्यूशन लिया था कि वो अपने एफर्ट्स को इंक्रीज़ करेंगे ताकि टाइगर पॉपुलेशन को डबल किया जा सके। इसका स्लोगन था TX2, ठीक है। तो जो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव प्रोग्राम है GTI है, ये वर्ल्ड बैंक का है। यूजिंग इट्स प्रेजेंस एंड कन्वीनिंग एबिलिटी ब्रॉट ग्लोबल पार्टनर्स को एक साथ लेके आया था कि जो भी टाइगर का एजेंडा था, उन टाइगर की पॉपुलेशन के रिगार्डिंग जो भी एजेंडा था उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। ओवर द ईयर्स जो इनिशिएटिव है उसने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है खुद को एक सेपरेट एंटिटी की तरह इन द फॉर्म ऑफ GTIC, ठीक है। इसके जो 2 आर्म्स होते हैं, ग्लोबल टाइगर फोरम और ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ध्यान रहे GTIC के 2 आर्म्स होते हैं, प्रीलिम स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 के अंदर, ठीक है। उसके कारण 50 रिजर्व्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, ऑलमोस्ट 2.2% जो कंट्री का जोग्राफिकल एरिया है वहाँ पर। नीचे वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है।
क्विकली करवा देता हूँ। यहाँ पर अटेंशन बायोटिक कम्युनिटी को नहीं दी जाती है, ये रादरली जो कंजर्वेशन होती है वो हैबिटेट्स के कनेक्टेड होती है और जो पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल स्पीशीज़ होते हैं जैसे लायन, टाइगर, राइनोसोर्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर भी बायोटिक कम्युनिटी को अटेंशन नहीं दी जाती है। कंजर्वेशन जो होती है वो स्पीशीज़ की होती है, जैसे सिट्रस हो गया, पिचर हो गया, प्लांट हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, एट्सेट्रा। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हम लोग बायोटिक कम्युनिटी को बहुत अटेंशन देते हैं। तो जो कंजर्वेशन होती है वो इकोसिस्टम ओरिएंटेड होती है। नेशनल पार्क के अंदर अप्रोच जो होती है वो साइंटिफिक पर्सनल के ऊपर बिल्कुल भी बेस नहीं होती है, ना ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो हमारी अप्रोच होती है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है। साइज़ ज़रा देख लेते हैं, रेंजेस 0.04 से लेकर 3162 स्क्वायर किलोमीटर तक का नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, पक्का आ सकता है। और अगर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो 0.61 से लेकर 7888 स्क्वायर किलोमीटर। एंड टॉकिंग अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व तो ये ओवर 5670 स्क्वायर किलोमीटर का होता है। बाउंड्रीज जो होती हैं सर्कमस्क्राइब की जाती हैं स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा। जो लिमिट्स होती हैं बिल्कुल भी सैक्रोसेंट नहीं होती। कुछ बाउंड्रीज होती हैं वो इनसब्सक्राइब की जाती हैं स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा। कोई भी बायोटिक इंटरफेरेंस परमिशेबल नहीं होता बफर जोन के अलावा, और ना ही बायोस्फीयर रिजर्व में होता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कुछ बायोटिक इंटरफेरेंस अलाउड किया जाता है। टूरिज़्म तो ना कि सिर्फ परमिसिबल है लेकिन एनकरेज किया जाता है नेशनल पार्क के अंदर, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी टूरिज़्म अलाउ होता है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर टूरिज़्म परमिशेबल नहीं होता है। रिसर्च और साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो लैक करते हैं नेशनल पार्क के अंदर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छे से किया जाता है। तो जीन पूल कंजर्वेशन को इतनी अटेंशन नहीं दी जाती, ना ही नेशनल पार्क के अंदर और ना ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जाती है। डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क वाला हमने कर लिया है। इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व में एक बार दिखा देता हूँ। एमस्ट्रिप्स किससे रिलेटेड है, फॉरेस्ट गार्ड से। जीटीआईसी के बारे में हो गया था, टाइगर लॉन्च हो गया। एनटीसीए के कंपोजिशन और फंक्शन एक बार हम लोग देख लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर। नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, मानस असम में, डिब्रू साइकोवा असम में, नौकरेक मेघालय, पन्ना मध्य प्रदेश, पंचमरी मध्य प्रदेश, और अचनकमर अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। कच्छ गुजरात में है, लार्जेस्ट एरिया इसका। सिमिलीपाल ओडिशा में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, शेषचलम आंध्र प्रदेश, अगस्त्यमला कर्नाटक तमिलनाडु केरला में, नीलगिरी तमिलनाडु केरला में फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार आइलैंड पे है। और हम लोग बात कर रहे थे कि एनटीसी के स्ट्रक्चर के बारे में, तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते हैं, उसके चेयरमैन होते हैं एनटीसीए के, ठीक है। बिलो चेयरमैन 8 एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनकी क्वालिफिकेशंस और जो एक्सपीरियंस होता है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का होता है और वेलफेयर ऑफ पीपल होता है। इसमें ट्राइबल एरिया भी होता है। और इसके अलावा 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एक राज्यसभा से, 2 लोकसभा से। जो इंस्पेक्टर जनरल होते हैं फॉरेस्ट के इंचार्ज होते हैं फॉर प्रोजेक्ट टाइगर के, और ही सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियल मेंबर सेक्रेटरी। एनटीसीए का फंक्शन देख लेते हैं। एक ओवर आर्किंग बॉडी होती है टाइगर कंजर्वेशन के लिए इंडिया में। इसका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है कि टाइगर कंजर्वेशन प्लान जो कि प्रिपेयर किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसको अप्रूव करना, फिर इवैल्यूएट और एसेस करना क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं सस्टेनेबल इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, और कोई भी इकोलॉजिकल अनसस्टेनेबल लैंड यूज़ होता है उसको डिसअलाउ करना। ये इसके फंक्शंस होते हैं। नाउ वी हैव असम्स देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू गेट नेशनल पार्क स्टेटस। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको नेशनल पार्क का स्टेटस दिया जाना है असम के अंदर। ये टॉपिक हमारा कवर्ड हो रहा है कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज़ के अंदर। असम की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक नेशनल पार्क के अंदर अपग्रेड करेंगे। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानते हैं। इसको हम जयपुर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये पार्ट है देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का ही। ये डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। अच्छा, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के नाम के मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बिल्कुल रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ है इस एरिया के अंदर, कौन से में हुआ है? डिब्रूगढ़ में हुआ है, तिनसुकिया में हुआ है, दोनों में हुआ है? कहाँ हुआ है, क्या एक्सीडेंट हुआ है, और इसका मुझे नाम बताइएगा। मैंने न्यूज़ में 2-3 बार बताया है उसको, बिल्कुल रिसेंट है वो। तो इसका जो एरिया है ये 111.19 स्क्वायर किलोमीटर का, इसको देहिंग पटकाई के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2004 के अंदर। यहाँ पर 47 मैमल्स, 47 रेप्टाइल और 310 बटरफ्लाई स्पीशीज़ आपको मिलेंगे। ये लार्जेस्ट स्ट्रेच है लोलैंड रेन फॉरेस्ट का कंट्री के अंदर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देहिंग जो है ना वो रिवर का नाम है जो इस फॉरेस्ट से फ्लो करती है, और पटकाई जो है वहाँ का हिल है एट द फुट ऑफ विच, जो सेंचुरी जहाँ पर पटकाई हिल के ऊपर है, जिस उसके फुट में ये सेंचुरी आती है। नेशनल पार्क क्या होता है? इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की एक डेफिनेशन है, तो मुझे लगता है अगर हमारे पास ऑफिशियल डेफिनेशन है तो आपको इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। एक नेशनल पार्क होता है एक एरिया, वेदर और विद इन ए सेंचुरी और नॉट, एक सेंचुरी के अंदर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है,
इट कैन बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए नेशनल पार्क, ठीक है, बाय रीजन ऑफ इट्स इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल और जूलॉजिकल एसोसिएशन और इम्पॉर्टेंस नीडेड टू फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रोपगेटिंग और डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ देयरिन और इट्स एनवायरनमेंट. Now this definition is quite lengthy, so I don't think you will be able to remember it, but just in case if you can remember few keywords and frame your own definition, it will be very beneficial. नेशनल पार्क्स जो होते हैं वो IUCN के कैटेगरी 2 में आते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ की. इंडिया का पहला नेशनल पार्क एस्टेब्लिश हुआ था 1936 के अंदर एज हेली नेशनल पार्क, जो आज की डेट में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है. IUCN के प्रोटेक्टेड एरियाज की क्लासिफिकेशन क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ. फर्स्ट नेशनल पार्क डन, रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स डन, देहिंग रिवर और जयपुर फॉरेस्ट. मैं आपको एक बार मैप पे दिखा देता हूँ. ऑलराइट, आई थॉट मैं आज आपको गूगल मैप से लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ. तो मैंने न्यू दिल्ली से देहिंग की लोकेशन डालने की कोशिश की है. तो पैदल चल के जाने में 17 दिन लग जाएंगे, लेकिन गाड़ी से 44 घंटे लगेंगे. देखो ये आपको असम रीजन दिखाई दे रहा है ना, इंडिया का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है. सो दिस रेड डॉट इज़ द असम रीजन. अगर हम यहाँ पर जूम इन करते हैं तो वील बी रीचिंग, ये आपको जो ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है ना, दिस ब्लू पार्ट, ये पूरे के पूरी ब्रह्मपुत्र रिवर है. सो देहिंग रिवर इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द अपर असम, ठीक है, ध्यान रहे. तिनसुकिया आपको दिखाई दे रहा है, डिब्रूगढ़ आपको दिखाई दे रहा होगा. ऑलराइट, एंड दिस इज़ द रिवर दिहांग. ओके, ये पटकाई हिल्स के टॉप से, मतलब वहाँ से निकलती है, उसके फुट से निकलती है ये. तो आई थिंक दिस इज़ ऑलमोस्ट क्लियर. आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि मैप के अंदर ये कहाँ फ्लो करती है, तिनसुकिया कहाँ है, डिब्रूगढ़ कहाँ है. टॉकिंग अबाउट IUCN प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरीज, तो IUCN के जो प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट कैटेगरीज होती हैं वो जनरली क्लासीफाई करती हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ को एक सिस्टम के अंदर, जिसको डेवलप किया था IUCN ने. IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. अब एक अलग अलग कैटेगरीज होती हैं. जैसे कैटेगरी 1A होती है, यहाँ पर होता है स्ट्रिक्ट नेचर का रिजर्व, ठीक है. कैटेगरी 1B में होता है वाइल्डनेस एरिया. कैटेगरी 2 में आते हैं नेशनल पार्क्स वगैरह, ठीक है. कैटेगरी 3 में आते हैं नेचुरल मोन्यूमेंट और फीचर्स. कैटेगरी 4 में आते हैं हैबिटेट, स्पीशीज़ और मैनेजमेंट एरिया. एंड कैटेगरी 5 में आते हैं प्रोटेक्टेड लैंडस्केप, सीस्केप और उसके एरियाज. आई थिंक 6 कैटेगरीज भी होती हैं. 6th में आता है प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. दैट्स इट. तो ये 6 तरह की प्रोटेक्टेड एरियाज की कैटेगरीज होती हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए. मूविंग ऑन टू अनदर वेरी शॉर्ट न्यूज़, स्नेक बाइट्स इन इंडिया के ऊपर एक डेटा आया है. तो दिस कम्स अंडर डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा, उन्होंने रिसेंटली एक स्टडी किया था स्नेक बाइट्स के ऊपर इंडिया और UK पार्टनर्स के साथ. तो अब उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया है. WHO ने रिकॉग्नाइज़ किया कि जो स्नेक बाइट्स हैं वो टॉप प्रायोरिटी के नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है. NTD का मतलब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़. की फाइंडिंग्स क्या थी रिपोर्ट की? जो टोटल डेथ्स होती हैं स्नेक बाइट्स के कारण 20 ईयर के पीरियड के अंदर, वो हैं 2 मिलियन के अराउंड, दैट इज़ 20 लाख, और एनुअल एवरेज है 58,000. 70% ऑफ जो डेथ्स हुई थी अकर्ड हुई थी वो लिमिटेड लो एल्टीट्यूड रूरल एरियाज ऑफ 8 स्टेट्स, यानी कि बिहार, झारखंड, MP, उड़ीसा, UP, ANP इंक्लूडिंग तेलंगाना, राजस्थान एंड गुजरात. Half of the snake bites deaths occurred during the monsoon period, which is June to September. So most of the envenomation जो प्रोसेस होता है जिसमें वेनम इंजेक्ट किया जाता है स्नेक के बाइट के द्वारा, ये होता है रसल वाइपर, एक टाइप ऑफ स्नेक होता है. इसमें फिर क्रेट्स होते हैं एंड देन कोब्राज आर देयर. स्नेक बाइट डेथ्स जो होती हैं मोस्टली रूरल एरियाज़ में होती है 97%, ठीक है, और बहुत कॉमन है मेल्स के अंदर 59%, 41% फीमेल्स में, और पीक होती हैं 15 से 21 की एज के ऊपर. तो 25% लोग इस एज के होते हैं इसके अंदर. जो नंबर होते हैं एनुअल स्नेक बाइट डेथ्स के, वो हाईएस्ट देखे गए थे UP के अंदर 8,700, आंध्र प्रदेश में 5,200, बिहार में 4,500, और फर्दर इसके बाद अभी क्या किया जाने की ज़रूरत है इसके अंदर. सिंस जो डेथ्स हैं बहुत रेस्ट्रिक्टेड हैं, मेनली लोअर एल्टीट्यूड के लिए, इंटेंसली एग्रीकल्चर एरियाज़ के लिए, एक सिंगल सीजन ऑफ द ईच ईयर. तो इस तरह के दे शुड मेक एनुअल एपिडेमिक्स ईजियर टू मैनेज. जो प्राइमरी विक्टिम्स होते हैं स्नेक बाइट्स के वो रूरल फार्मर्स और उनकी फैमिलीज़ होती हैं. तो एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया कि एक टारगेटिंग सर्टेन एरियाज़ जहाँ पर लोगों को एजुकेट किया जाए. सिंपल मेथड जैसे कि स्नेक सेव करके हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको रबर बूट्स के बारे में बताया जाए, ग्लव्स के बारे में, मॉस्किटो नेट्स, रिचार्जेबल टॉर्च वगैरह. Using all these things could reduce the risk of snake bites. There should be improved knowledge of the distribution of venomous snake species as well as human consequences of bites.
इंडिया के पास बहुत सफिशिएंट कैपेसिटी है लार्ज वॉल्यूम के अंदर एंटी वेनम को मैन्युफैक्चर करने की। वी नीड टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज़ मैनी वेनोमस स्नेक स्पीशीज़, कहाँ पर किस रीजन में किस टाइप के स्नेक पाए जाते हैं, और दिस विल हेल्प इन डिज़ाइनिंग प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट एंटी वेनम्स। दैट्स इट।